हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज न्यूज़ पेपर एनालिसिस करेंगे द हिंदू का, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिलेवेंट है। डेट की बात करूँ तो आज है 8 सितंबर, दिल्ली एडिशन है, 24 पेज है और कुल रुपीज़ 12 रुपये का है। न्यूज़ पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी का सपना देख रहे हैं तो बिना न्यूज़ पेपर पढ़े हुए तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि न्यूज़ पेपर पढ़ोगे तो एक आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जनरेट होता है, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो पता चलता है, और साथ ही आपका करंट अफेयर की भी तैयारी चलता है। करंट अफेयर और स्टैटिक्स पोर्शन दोनों को ऐड कर देते हो तभी जाके आपका मेंस निकल पाता है या लिख पाते हो। चलो गाइज, फाइनली आज बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर के ऊपर और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या है। तो देखो गाइज, इसमें ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में बातचीत किया गया है। तो आखिरकार ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है, पहले हम इसको जान लेते हैं और इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। देन आज की न्यूज़पेपर में इसे क्यों कवर किया गया है और G20 समिट से इसे क्यों ऐड किया जा रहा है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। साथ ही दूसरा जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अफ्रीकन यूनियन जो है G20 समिट को ज्वाइन करने वाले हैं। तो और G20 समिट में इन्हें ज्वाइनिंग मिल सकता है, यूँ कहा जाए तो G21 होगा या नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या है। तो गाइज यहाँ पे देखो, तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रिसर्च किया है और आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये आपका जो इनिशिएटिव है ये एक एग्रीमेंट है। पहली बात तो ये है कि ये एक एग्रीमेंट है, और एग्रीमेंट किसके किसके बीच में है, तो याद रखना ये एग्रीमेंट आपका है रसिया के बीच में, ठीक है ना। पहली बात ये है कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव जो है रसिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट और यूक्रेन के बीच में एक एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट क्या कहता है, ब्लैक सी ये कहता है कि देखो सर, ऐसा है कि जो आपके कार्गो शिप होते हैं वो ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है ना, और उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई रोक टोक नहीं होगा, ठीक है ना। और इसी वजह से ये ब्लैक सी इनिशिएटिव को लाया गया रसिया, टर्की, यूनाइटेड स्टेट एंड यूक्रेन के बीच में। क्योंकि आप देखोगे तो रसिया और यूक्रेन का जिस तरीके से अभी रसिया और यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में दिक्कतें आई हैं, खास करके फूड ग्रेन को लेकर के कि हाँ, फूड एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा रहे हैं, इन्फ्लेशन जैसा माहौल होने लगा है इन देशों में, वेट्स की कमी होने लगी है, राइस की कमी होने लगी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ब्लैक सी इनिशिएटिव जो है वो अलाउ करता है कार्गो शिप को कि वो ट्रेवल कर सकता है यूक्रेन के 3 पोर्ट से होते हुए, ठीक है ना। और वहां पे किसी तरह की कोई भी ज्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा, किसी तरह की कोई ज्यादा चेक चाक नहीं होगा और उसको रोक टोक नहीं होगा, ठीक है ना। ये पोर्ट जो है वो नाम याद रखना, वो है ओडिशा। देखो यार, नाम थोड़ा सा अजीबो गरीब है तो ये थोड़ा पढ़ लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये है, ये जो इनिशिएटिव अलाउ करता है ग्रेन को, फूड स्टफ को, फर्टिलाइजर को और अमीनिया से रिलेटेड जो भी मेडिसिन वगैरह होते हैं वो सारी चीज़ों को अलाउ करता है कि ये सारी चीज़ें जा सकती है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। अब ब्लैक सी का जो लोकेशन है उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा आने लगा है यूपीएससी में। तो देखो गाइस, ये रहा प्यारा सा ब्लैक सी, ये रहा ब्लैक सी का मुहाना, ये रहा पूरा ब्लैक सी, ठीक है ना। ब्लैक सी में एक और सी आकर के मिल रहा है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एकदम छोटा सा टर्निंग पॉइंट है, एकदम छोटा सा है ये बिंदु जहाँ पे मिल रहा है सी ऑफ इजोव। तो सी ऑफ इजोव किसके किसके बीच में, तो ये याद रखना रसिया और यूक्रेन के बीच में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ इजोव रसिया और यूक्रेन के बीच में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका लोकेशन याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। ब्लैक सी का यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, ब्लैक सी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन याद रखना कि ब्लैक सी जो अपना बाउंड्री है शेयर करता है टर्की के साथ, उसके बाद जॉर्जिया के साथ, रसिया के साथ, यूक्रेन के साथ, उसके बाद मोल्डिविया के साथ, उसके बाद है रोमानिया के साथ और बुल्गारिया के साथ, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ये वाला पूरा पार्ट देखो तो ये टर्की का ही है, तो इसे आप ग्रीस वगैरह मत मान लेना, क्योंकि ग्रीस का यहाँ से पार्ट समाप्त हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ से ये पार्ट समाप्त हो जाता है ग्रीस वाला। तो 1 2 3 4 5 6 7 देशों के साथ ब्लैक सी अपनी सीमा शेयर करता है। ये जो सी की मैं बात करूँ तो रसिया और यूक्रेन से अपनी सीमा तय करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लोकेशन को याद रखना। अब हम आते हैं कि भैया आज की न्यूज में क्यों है ये ब्लैक सी इनिशिएटिव। तो देखो गाइस, ब्लैक सी इनिशिएटिव के ऊपर बातचीत चल रहा है और कहा जा रहा है कि जो ये ब्लैक सी इनिशिएटिव है, ठीक है ना, इसमें कुछ बातें कही जा रही है। बातें ये कही जा रही है कि G20 समिट जो है वो होने वाला है आपका 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में। 9 सितंबर को होगा और 10 सितंबर को होगा G20 समिट, और ये समिट अपने इंडिया दिल्ली में हो रहा है। और दिल्ली में भी कहूं तो प्रगति मैदान की कौन सी जगह पे हो रहा है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मेरे को बताओ। वहां पे यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस, वो आए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हम अब रिवाइव की बात करेंगे ब्लैक सी इनिशिएटिव के ऊपर। क्योंकि ये ब्लैक सी इनिशिएटिव के ऊपर रिवाइव के बारे में इसलिए बात किया जा रहा है क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर की स्थिति आ गई और जब वॉर होने लगा, तो ये कहीं ना कहीं जो स्मूथली तरीके से जो जा रहा था, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट्स जा रहे थे वो प्रोडक्ट्स जाने बंद हो गए। जैसे कि आप यहाँ पे देखो तो फर्टिलाइजर हो गया है, फूड ग्रेन हो गया, ये सब पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी पाबंदी लग गई, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हो गए। इसीलिए ये बात कहा जा रहा है कि इसके रिवाइवल के ऊपर बातचीत किया जाएगा ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव के ऊपर। तो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव क्या है, कहाँ पे है, इसके लोकेशन वगैरह क्या है, इस सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कशन कर लिया है और आई होप कि ये आर्टिकल आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम बातचीत करते हैं अफ्रीकन यूनियन
ज्वाइंट G20 शेरपा रिच डील। देखो शेरपा हैं जो अफ्रीकन यूनियन के आप कह सकते हो हेड हैं, तो वो आए हुए हैं आपके G20 समिट में। और G20 समिट कहाँ हो रहा है? तो दिल्ली में हो रहा है। और अफ्रीकन यूनियन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि अफ्रीकन यूनियन G20 समिट को ज्वाइन कर सकता है। तब सवाल यहाँ ये है कि अफ्रीकन यूनियन जब G20 समिट को ज्वाइन कर लेगा या G20 में शामिल हो जाएगा, तो क्या G20 का नाम बदल के G21 रख दिया जाएगा या नहीं रखा जाएगा? तो अभी इसके ऊपर सवालिया निशान बना हुआ है कि ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे सोर्सेस के माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि अफ्रीकन यूनियन ये आपका ज्वाइन कर सकता है G20 को, ठीक है ना। अब G20 को ये ज्वाइन कर सकता है। अब सवाल यहाँ ये आ जाता है कि भाई अफ्रीकन यूनियन है क्या, और ये मतलब कि क्या चीज है, और इसमें कितने मेंबर हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे ये आपका जो है अफ्रीकन यूनियन, तो अफ्रीकन यूनियन में टोटल 55 मेंबर है, 55 मेंबर है अफ्रीकन यूनियन में, और ये सारे मिलाकर के G20 में शामिल होने वाले हैं। तो क्या इसका नाम G21 रखा जाएगा, जो मैंने आपके साथ डील किया हुआ है। और फिर इसमें ग्लोबल साउथ के बारे में भी बात किया जाएगा, और ग्लोबल साउथ के बारे में ब्रिक्स नेशन की जब समिट हो रही थी, ब्रिक्स समिट हो रहा था, तो वहां पे भी ग्लोबल साउथ के ऊपर बहुत सारी बातें की गई थी। तो उसी अनुसार से ये आपका यूरोपियन यूनियन जो कि ज्वाइन करने वाला है आपका G20 को, तो इसके ऊपर बातचीत चल रहा है। अब यहाँ पे देखो तो रसिया और चाइना ने भी इस चीज की सराहना किया है कि हाँ चलो सही है कि यूरोपियन यूनियन अब G20 में शामिल होगा, इसकी सराहना किया गया है और बातचीत की गई है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सेकेंड आर्टिकल, और हमने इसके ऊपर बातचीत कर लिया। फिर यहाँ पे देखो तो जो अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो 12 ऐसे पॉइंट्स हैं, 12 ऐसे प्रपोजल हैं जिसको रख रहे हैं इंडिया और आसियान रिलेशनशिप के बीच में। क्योंकि 12 ऐसे प्रपोजल हैं जो कि अगर एक्सपेंड कर दिया जाए तो इंडिया और आसियान रिलेशनशिप है उसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। यहाँ पे देखो आसियान इंडोनेशिया 2020 समिट चल रहा है, और ये 20 आसियान इंडिया समिट चल रहा है, तो इस बारे में याद रखना। और ये आसियान इंडिया समिट है जो जकार्ता में हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो तो 12 ऐसे पॉइंट्स के बारे में रखने की बातचीत किया गया है अपने देश के प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा, और ये 12 पॉइंट रखने के बाद बहुत सारे इसमें वो बिल्डिंग्स रिलेशनशिप जनरेट हो जाएंगे। थोड़ी मोड़ी अगर बात किया जाए तो कनेक्टिविटी के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उसके बाद पोस्ट कोविड के ऊपर, ये सारी पॉइंट्स को इसमें रखा जा रहा है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को भी अपनाने की बातचीत किया जा रहा है, इकोनॉमिक कॉरिडोर एस्टेब्लिश करने की बातचीत किया जा रहा है। जो साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया है, वेस्ट एशिया है और यूरोप है, इसको ऊपर भी यहाँ पे भी इन तमाम चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बातचीत चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं। साथ ही ग्लोबल साउथ के ऊपर मैंने आपको बातचीत किया हुआ था जब मैं ब्रिक्स नेशन के बारे में बात किया था, तो ग्लोबल साउथ के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है। और उसके बाद जो यूएन क्लॉज का जो रूल एंड रेगुलेशन है, उससे साउथ चाइना सी लगभग चाइना इसे मान ही नहीं रहा है, इफेक्टिव तौर पर ये काम ही नहीं कर रहा है यूएन क्लॉज साउथ चाइना सी में, तो इसे भी बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए, इसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। तो ये हमने तीसरा आर्टिकल बात कर लिया। ये वाला थोड़े से है तो इसको देख लेना, कुछ खास नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट देख लेना। ये केस स्टडी है, इसको एक बार देख लेना, ब्राह्मणी रिवर है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि क्रोकोडाइल की जो जनसंख्या है गाइस वो बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे लोगों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, भितरकनिका नेशनल पार्क वगैरह भी है, तो इसको एक बार देख लेना। बस ये पॉइंट याद रखना जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट है। देखो गाइस ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, इसलिए थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो। पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज में, और ऐसा नहीं है कि दिन भर आप एडिटोरियल वाला पेज लेकर के बैठे रहो, पढ़ते रहो। गाइस कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला है। फिर से आपका इंग्लिश वर्सेज हिंदी वाला डिबेट शुरू हो गया है, इंडिया वर्सेज भारत वाला डिबेट शुरू हो गया है, और उसके ऊपर ही बहुत सारे आर्टिकल्स आएंगे। तो अभी मैं इस चीजों को इंटरटेन नहीं करूंगा, आप एक बार पढ़ लेना अपने एंड से, और कुछ खास नहीं है। थोड़े और अदर कंट्रीज से इसको कनेक्ट कर दिया गया है। जैसे कि अगर यहाँ राइटर का मानो तो यहाँ कह रहे हैं कि इंग्लिश इज नॉट मच फॉर द प्रॉब्लम इन द सिटीज। बात तो सही है भैया, इंग्लिश तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा सवाल ये है कि जो इंग्लिश भाषी व्यक्ति हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं उनसे जरा पूछ करके देखो तो आपको पता चलेगा कि इंग्लिश कितना दर्द दे, मतलब कि कितना दर्दनाक है और कितना दर्द देता है हिंदी वालों को। भाई साहब मोरलिटी गिरा देता है, मोरल अपना जो होता है ना वो गिर जाता है। जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आ रहा है, जो इंग्लिश बोल रहे थे, बोल वो भी वही रहे हैं जो हिंदी में बोल रहा है इंसान, लेकिन वो इंग्लिश में बोल दिया तो लग रहा है अच्छा भाई इसने क्या ही बोल दिया, भाई ये तो मतलब कि ये जलवा है इसका। और वही भाई हिंदी में बोल दिया उसने तो अरे यार, मतलब कि जाहिल टाइप के लोग समझते हैं, समझो ना। कहने का सेंस ये है कि इंग्लिश को जितना बढ़ावा दिया जाता है उतना हिंदी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इंडिया डेट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट है, तो भारत कहो या इंडिया कहो बात एक ही है, बट हिंदी क्यों नहीं, हिंदी पे इतना ऐतराज क्यों? जब इंग्लिश पे इंडिया लिखा जा रहा था तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, तो अब भारत हिंदी में लिखा जा रहा है तो इतना प्रॉब्लम क्यों है? क्यों इतना प्रॉब्लम है, क्यों इतना प्रॉब्लम है, आप खुद सोचो। क्योंकि गाइज जाहिर सी बात है, अगर आप हिंदी भाषी होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा नौकरी मिलना भाई मुश्किल हो जाता है। क्यों? तो हिंदी हमें आती है, इंग्लिश नहीं आती, नौकरी नहीं आपके लिए, समझो ना, होनी चाहिए। चलो इसके ऊपर तो बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन नहीं कहूंगा। G20 समिट के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, हो चुका है, कर चुका हूं। सियोल गाइज, सियोल बहुत ही प्यारा जगह है आपका, कोरिया का जो राजधानी है सियोल, काफी प्यारा जगह है। इंडो पैसिफिक के ऊपर बातचीत चल रहा है, और कहा जा रहा है कि जो क्वाड ग्रुप है इसको भी यहाँ पे कोट किया गया है। क्वाड ग्रुप से याद आया कि क्वाड में कितने मेंबर है, जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। साथ ही 2+2 फॉर्मेट डायलॉग क्या है ये भी आप हमको बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ आपको, क्यों अपने दिमाग पे जोर डालोगे साहब, मैं ही आपको बता देता हूं। देखो 2+2 डायलॉग जो होता है इसमें आपके
दो आपके मतलब कि किसी भी देश के एक आपके एक्सटर्नल मतलब कि मिनिस्टर और एक आपका देखो फॉरेन मिनिस्टर आपके इसमें शामिल होते हैं, दोनों देश के फॉरेन मिनिस्टर शामिल होते हैं और दोनों के बीच में वार्तालाप चलता है। इसी को 2+2 डायलॉग कहते हैं। एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, जिसमें न्यूक्लियर डिफेंस रिएक्टर ये सब सारी चीजों के बारे में बातचीत किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2+2 डायलॉग यूएस है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और रशिया के बीच में हो रहा है और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के विजिटिंग के बाद ये सारी चीजें शुरू हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे साउथ कोरिया, जापान, इंडिया और यूएसए के बीच में ये क्रिटिकली रूप से ये चल रहा है 2+2 डायलॉग के बारे में। और ये इसमें फॉरेन मिनिस्टर दोनों देशों के मिलते हैं और डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर और दोनों उस देश के भी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं। तो यही होता है 2+2 डायलॉग, ठीक है ना। तो इसको आप याद रखना, ठीक। उसके बाद ये आपका क्वाड क्या है, क्वाड में कितने मेंबर है, इसको याद रखना। सियोल कहाँ की राजधानी है, तो कोरिया की राजधानी है सियोल, इसको भी याद रखना। अब इसमें इंडो पैसिफिक की बात किया जा रहा है तो इंडो पैसिफिक का एक बार लोकेशन देख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया, जापान और यूएस के बीच में ट्राइलेटरल मीटिंग होगा दिल्ली में, ठीक है ना, जिसमें सियोल के ऊपर बातचीत किया जाएगा। ये इंटायर जो आपका पैराग्राफ है, इन तमाम चीजों का एक ही कंक्लूजन निकलता है कि इंडिया में G20 सबमिट हो रहा है और इस G20 सबमिट में आपका साउथ कोरिया, जापान और यूएस के बीच में ट्राइलेटरल जो बातचीत है वो ऐसा हो सकता है या पार्टनरशिप बन सकता है, ठीक है ना। बढ़ता हूं आगे और देखते हैं आपके लिए क्या है इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपकी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट बेस्ड ऑन लोन और एक फिक्स इंटरेस्ट रेट। ये दो पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। दो टॉपिक है, दो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज है, इसको हम बातचीत कर लेते हैं आपके साथ। देखो गाइज, जो पहले फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है वो इसके ऊपर मैं बातचीत कर लेता हूँ। देखो गाइज, अगर आपको पैसे लेने हैं, अगर बैंक से आपको लोन लेना है तो लोन लोगे तो लोन तो ऐसा नहीं है कि आपको फ्री में दे देगा, उसके ऊपर बैंक कुछ इंटरेस्ट चार्ज करती है और जो इंटरेस्ट रेट लेती है वो फिक्स होता है। जैसे कि आप मान लो कि 2 लाख आप रुपया ले रहे हो और 2 लाख रुपया आपने लिया और बैंक ने कहा कि सर 2 लाख पे हम आपसे साल का 12% लेंगे, 12% लेंगे। चाहे सिचुएशन जितना भी खराब हो जाए, जितना भी अच्छा हो जाए, आपसे 12% ही ये चार्ज करेगी बैंक, इसमें कोई कमी नहीं होगा। या इन्फ्लेशन हो, डिफ्लेशन हो, कुछ भी हो, कुछ भी चल रहा हो, चाहे रेपो रेट बढ़ रहा हो, घट रहा हो, चाहे कुछ भी हो रहा हो, आपका 12% फिक्स है, मींस फिक्स है, आपको 12% देना पड़ेगा प्रत्येक साल का, ठीक है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में थोड़ी सी वेरिएशन आ जाते हैं। मान लो कि सपोज डेट आपने यहाँ भी 2 लाख रुपया लिया है और आपने जो सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया है कि आप जो करोगे, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट का और यहाँ पे कहा गया शुरुआती दौर में 12%, लेकिन जैसे ही इन्फ्लेशन का टाइम आया तो ये आपका हो सकता है कि 15% हो जाए, डिफ्लेशन के समय हो सकता है कि ये आपका 10% के आसपास हो जाए, समझ रहे हो ना। तो ये अपने मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे कि आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करेगा तो आपके इंटरेस्ट रेट में भी चेंजेस आ जाएंगे, अगर वो कम करेगा तो कम हो जाएगा, बढ़ाएगा तो बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो देश में जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगा या मार्केट ग्रो नहीं करेगा उसके अकॉर्डिंग आपके इंटरेस्ट रेट को तय किया जाता है। अब समरी और कंक्लूजन के बेस पे मैं कहूं तो देखो गाइस, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट जो अमाउंट होता है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बढ़ता घटता रहता है एज पर सिचुएशन, एज पर डिमांड, एज पर रेपो रेट, एज पर फिस्कल डिफिसिट, ठीक है ना, या फिस्कल पॉलिसी। फिक्स इंटरेस्ट रेट में आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो फिक्स होता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो यही पॉइंट है जिसके ऊपर मैंने बातचीत कर लिया और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और जरूर ही शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पे यूक्रेन वॉर और रसिया जो है वो अपना आर्म परचेस कर रहा है नॉर्थ कोरिया से, तो इसके ऊपर ये आर्टिकल है, तो एक बार देख लेना और आपको अच्छा लगेगा। और क्या है और तो मुझे नहीं लग रहा है, फिर से G20 समिट के ऊपर ही है, तो इसके ऊपर तो मैंने बातचीत कर लिया। ग्लोबल साउथ के ऊपर मैंने बातचीत कई बार किया हुआ है, तो इसमें मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करूँगा। फ्रेंच प्रेसिडेंट मीट कर सकते हैं, मोदी जी से मिले हैं, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, हाँ ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो जो G20 सबमिट हो रहा है, G20 सबमिट में क्या होगा कि जेट इंजन और ड्रोन डील के ऊपर डिस्कशन चल सकता है यूएसए और इंडिया के बीच में, जिसमें MQ-9B जो आर्म ड्रोन है इसके ऊपर बातचीत कर सकती है इंडिया। साथ ही जो इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप पे जो सिचुएशन बना हुआ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो ये चल रही है, इसके ऊपर भी बातचीत हो सकता है। और उसके बाद डिस्कशन किया जा सकता है यूक्रेन यूएस चाइना रिलेशनशिप और सिचुएशन के ऊपर, इसके ऊपर बातचीत किया जा सकता है, ठीक है ना। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, बस मैं देख रहा हूँ कि वो है कहाँ पे, ठीक है, किधर गया भाई, मिल जा। तो गाइस वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लो यार। एक और है जो कि है कहाँ गया, वो भी आपका मतलब कि इंपॉर्टेंट ही है। अगर नहीं मिल रहा तो छोड़ो, कोई नहीं, मैं यही भी बता देता हूँ। ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा माना जा रहा है कि जो बाइडेन है, ये इनको हो सकता है कि 26 जनवरी का जो परेड होगा अगले साल 2024 में, उसमें इनवाइट किया जा सके। साथ ही जो क्वाड मेंबर के जो भी सदस्य हैं उनको भी इनवाइट किया जा सकता है, या वो भी हमारे देश में आ सकते हैं, मतलब कि परेड में शामिल हो सकते हैं। हाँ, या ये रहा, इंडिया
keen on having the Quad leader for Republic Day parade। यहाँ पे क्वाड जो पार्टनर है ऑस्ट्रेलिया है, देखो क्वाड में कितने मेंबर है, तो 4 है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है और यूएसए है। तो यहाँ पे कितने मेंबर है, तो उसको एक बार आपको मैं दिखा दूं, तो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, यूएसए है, और इन लोगों को हो सकता है तो ये सब के सब आए आपके 26 जनवरी के परेड में, लेकिन चीफ गेस्ट के रूप में जो बाइडेन को बुलाया जाएगा, जो 25 तारीख को आएंगे इंडिया में और 26 तारीख के जो प्रोग्राम है उसमें ये भाग लेंगे। तो ये आप याद रखना, ये हो सकता है कि चीफ गेस्ट के रूप में हमारे इंडिया में आ सकते हैं। अभी कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि ये आ सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।